नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल प्रिपरेशन पल्स। आज हम इस चैनल के ऊपर जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द रेलिवेंस, उनकी रिलेवेंस क्या है। तो मैं पहले जो है आपको नोट डाउन करा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इन इंडिया। जो भारत का निर्यात है उसकी ग्रोथ जो हुई है, ये इवन ऐसे लिखने में या GS3 के क्वेश्चंस में इनमें भी आप काफ़ी हेल्प करता है, इवन आपकी ओवरऑल नॉलेज को भी बढ़ाता है। दूसरा जो है इलेक्शंस इन रशिया किस तरीके से हुए हैं, क्या वो उनमें हुआ है, ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरे में हम वायलेंस, होमलेसनेस एंड मेंटल हेल्थ जो वीमेन की होती हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। नंबर 4 इज़ द अपॉर्चुनिटी द इंडियन ओशियन, ये जो है हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। और फिफ्थ पे फिर देखेंगे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो स्प्रिंग सीजन है उसका क्या कारण है कि वो डिक्लाइन के कगार पर है, मतलब वो कम हो रहा है। सो वी स्टार्ट। अब अगर मैं बात करूँ ट्रेड पजल की, तो ट्रेड पजल में क्या होता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं वो ट्रेड में आते हैं, मतलब निर्यात और आयात जो होते हैं ये ट्रेड में आते हैं। तो अगर इफ़ देर इज़ एन अपटिक इन द गुड्स एक्सपोर्ट, अब देखिए एक्सपोर्ट हम किसका करते हैं, इंपोर्ट किसका करते हैं। एक तो वस्तुओं का जो कि गुड्स होती हैं, और एक सर्विसेज जो कि मतलब सेवाएं होती हैं। तो हमें अभी क्या पता चल रहा है कि देर इज़ एन अपटिक इन द गुड्स एक्सपोर्ट जो है उसमें सर्ज हुआ है, मतलब उसमें वृद्धि हुई है। अगर हम ये देखें तो इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है करीबन 12% की मात्रा से फरवरी में जो है वो बढ़ा है पिछले मंथ के मुकाबले। और इसको जो है सबसे हाईएस्ट जो है इंक्रीज कहा जा रहा है पिछले 20 महीने के दौरान। करीबन 41.4 यूएस बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 41.4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उसकी टैली जो है हमने अचीव की है। और ये केवल थर्ड टाइम है जब हमने 40 बिलियन डॉलर से ऊपर का किसी सिंगल मंथ्स में जो है गुड एक्सपोर्ट किया हो। तो हमारी जो ओवरऑल जो टैली हुआ करती थी पिछले 10 महीने में करीबन 35.4 बिलियन डॉलर, 35.4 बिलियन डॉलर, उससे थोड़ा सिग्निफिकेंट है। ये तब है जब हमने वर्ल्ड ओवर वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स इन द रशिया यूक्रेन वॉर। नंबर दूसरा इजराइल और गाजा वॉर, और उसके कारण जो रेड सी में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट लेन्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। इवन जो ड्रॉट आया हुआ है पनामा कैनाल के ऊपर, और उसकी वजह से भी जो मतलब सी बेस्ड जो ट्रेड होता है, मतलब द सी बेस्ड ट्रेड, उसकी वजह से भी जो है हमें समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमने अगर हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है तो इट इज़ रिमार्केबल। इट इज़ ऑल्सो प्लॉजिबल कि फरवरी के जो नंबर्स हैं वो शिपमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। WTO ने जो है अभी खुद ने, हालांकि एक और वर्ल्ड का जो समस्या चल रही है वो है कि वर्ल्ड ओवर जो है अभी इंटरेस्ट रेट का मतलब है जो कि ब्याज दरें होती हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर हैं या फिर काफ़ी हाई स्तर पर हैं। और जब ब्याज दरें हाई स्तर पर होती हैं तो न तो इन्वेस्टमेंट जो है कोई वहाँ पे कोई भी करता है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले 4 बार सोचेगा, या फिर जो है लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। इवन जो करेंसी लेवल फ्लक्चुएशंस होते हैं, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपकी करेंसी वीक होती है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कंट्रीज़ हमारे सामान का आयात कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। WTO के अनुसार वर्ल्ड ट्रेड जो है करीबन 3.3% जो है इस साल बढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू 0.8% इन 2023। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे लिए जो है एक्सपोर्ट किस तरीके से ज़रूरी हैं, तो देखिए जब एक्सपोर्ट इंडिया करता है तो इसको एक वैल्यूएबल जो है वो फॉरेन कैपिटल मिलती है। आपको पता है कि फॉरेन कैपिटल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं वो हमें हमारे फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हालांकि अब कम हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो है चीज़ें वो भी हमें इंपोर्ट करते थे, और उसकी वजह से जो है हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं उसको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हैवी सेक्टर्स भी बोला जाता है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग, हाई इंजीनियरिंग वगैरह। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी ये बढ़ाते हैं हमारी कंट्री में ओवरऑल जो है, इसलिए हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तीसरा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी बढ़ाते हैं। जब अगर बाहर की चीज़ों को हम अगर मान लो निर्यात करेंगे बाहर के लोगों के लिए, तो हमें हमारी कंट्री में बनाना पड़ेगा। तो जब कंट्री में बनाएंगे तो हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, और हमें चाहते हैं कि हमारे कंट्री की GDP का करीबन 25% जो हिस्सा है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए। तो इसकी दिशा में भी जो है हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये हमारे रहे एक्सपोर्ट के फ़ायदे। हम अब दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है रशिया का जो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हुआ है उसमें। देखिए आपको पता है कि पुतिन का जो
सॉरी जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने चुनाव लड़ा रशिया में और उनको जो है जीत का फ़ायदा मिला है वहाँ पे। तो करीबन करीबन 25 साल से जो है पुतिन वहाँ पे राज कर रहे हैं। और रशिया की जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके उन्होंने जो रिजल्ट अनाउंस किया उसमें ये कहा कि पुतिन को करीबन 88% वोट जो हैं मिले हैं, जबकि उनके जो नियरेस्ट राइवल हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक निकोलाई करके, उनको करीबन 4.5% वोट जो हैं, केवल 4.5% वोट मिले, जबकि 88% वोट जो हैं वो पुतिन को मिले हैं। कंट्री ने करीबन करीबन जो वोटिंग परसेंटेज अचीव किया वो था 77.44। तो इंडिया के वोटिंग परसेंटेज से तो हायर ही है। ये ऐसा इस चुनाव को कहा जा रहा है कि रशिया का जो मतलब मैंडेट है वो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए जो है एक तरह से बेडरॉक का काम करेगा और उनको और ज़्यादा यूनाइट करेगा। और इससे ये भी हो सकता है कि रशिया की जो टेंडेंसीज हैं यूक्रेन के अगेंस्ट वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। इवन रशिया का जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से जो अभी स्ट्राइफ चल रहा है, हो सकता है वो भी थोड़ा बढ़ जाए। तो रशिया के इलेक्शन को इस तरीके से भी देखा जा रहा है। इस इलेक्शन में समस्या जो कभी कोई जो मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग कह रहे हैं कि ये तो न तो फेयर था, जैसे यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि दिस इलेक्शन वाज नॉट इवन फेयर और फ्री। उसने ये भी कहा कि रशिया के जो मतलब प्रेसिडेंट पुतिन की जो मतलब विरोधी थे उनको जो है या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उनको इतना वीक कर दिया गया फाइनेंशियली या पॉलिटिकली कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। और उसकी वजह से जो उनके नियरेस्ट राइवल थे उनको केवल वोट मिले हैं 4.5% के आसपास। उन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब मिस्टर पुतिन की जो पॉलिसीज थे जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया उनको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर भी जो है बार्ड कर दिया गया। और क्रेमलिन मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट हैं तो उस हिसाब से क्रेमलिन जो है वहाँ पे जो कि क्रेमलिन चाहता था उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है वो चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। ऐसी जो है इस चुनाव के बारे में बातें लोग कर रहे हैं और उन लोगों में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। मिस्टर पुतिन जो हैं उन्होंने एक तरह से कॉम्प्लेक्स मॉडल खड़ा किया है एक टाइटली हेल्ड स्टेट का। टाइटली हेल्ड स्टेट का मतलब है जहाँ पे हालांकि रेगुलर इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वहाँ पे डिसेंट जो है वो नहीं होती है। तो जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और अगर डेमोक्रेसी में डिसेंट के लिए कोई जगह नहीं है, डिसेंट का मतलब विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं कही जा सकती। हम उसको फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि रेगुलर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन रेगुलर इलेक्शन के बाद अगर उन लोगों को पावर नहीं है तो फिर समस्या खड़ी होती है। दूसरा ये भी होता है कि अगर रेगुलर इलेक्शंस में कितना फेयर और फेयर तरीके से लड़ा गया या आपके वोटिंग परसेंटेज क्या थे, आपके नियरेस्ट राइवल के वोटिंग परसेंटेज क्या थे। तो ये चीज़ जो है वो अब रशिया का इलेक्शंस किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो मैंने आपको बता दिया। और रशिया का इलेक्शन किस तरीके से जो है संदेह के घेरे में है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन हर देश का एक अलग सिस्टम होता है, बाहर से बैठ करके हम जो हैं इन चीज़ों के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब तीसरा टॉपिक जो आता है वॉयलेंस, होमलेसनेस और विमेन की जो मेंटल हेल्थ है मतलब मानसिक जो स्थिति है और उनके जो मतलब घर का मतलब जो भी वो है उसके बारे में। तो देखिए मैनिफेस्टेशन जो है मेंटल हेल्थ का वो हमें जो है एडवर्स इवेंट लाते हैं हमारी लाइफ में। अगर किसी के पास घर नहीं है या घर से बेदखल कर दिया जाता है या वॉयलेंस की जाती है, और ये कहा जाता है कि करीबन करीबन जो हमारा नेशनल फैमिली, आप इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो इसके लिए एक बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति प्रकट करता है। वो ये कहता है कि करीबन 30% जो वीमेन हैं जो कि जिनकी एज है 18 से लेकर 49 ईयर्स, उनको जो है कभी ना कभी अपने जीवन में फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ा है, एटलीस्ट उनको 15 साल की उम्र या उसके बाद में। 6% ने ये कहा कि हमें सेक्सुअल वायलेंस जो है वो भी उसका भी सामना करना पड़ा है। और ये एविडेंस कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ हिंसा होती है या उनकी मेंटल जो हेल्थ है अगर वो सही नहीं होती है तो उनकी वजह से उनके लिए जो है वो होमलेसनेस की स्थिति भी खड़ी हो जाती है और उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगर हम करना चाहें तो उसमें एक बहुत बड़ा बेदखल साबित होता है। अगर मैं देखूं तो इस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि मतलब जैसे कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च है जो कि मतलब ट्रॉमा को ड्रॉ करता है तो उससे जो है हमें पॉवर्टी का भी पता चलता है कि जो गरीबी होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें जो घर का बेदखलनेस होती है उससे भी हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। क्वालिटेटिव इंटरव्यू जो उन्होंने कई वीमेन के लिए जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस को अभी झेल रही हैं, उन्होंने अपनी जो है वो कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमारी होमलेसनेस जो है नॉट ओनली
केयर, हमें केवल केयर नहीं मिला इसी से नहीं है, जबकि हमें जो एक्सट्रीम वायलेंस का सामना करना पड़ा उससे भी है। देखिए मेंटल हेल्थ जो है वो किसी की भी फिजिकल हेल्थ के साथ में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, और ये मेंटल हेल्थ है जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो अगर इस मेंटल हेल्थ से अगर हमें बचना है तो हमें होमलेसनेस के ऊपर तो ध्यान देना ही होगा, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान देना होगा, प्लस जो सेक्सुअल वायलेंस होती है वीमेन के खिलाफ उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, प्लस उनकी जो मतलब डेस्टिट्यूट का जो जीवन हो या फिर उनकी जो एजुकेशन स्तर है वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। इवन हमें ये भी मैकेनिज्म देना पड़ेगा जहाँ पे ये जो एजेंसीज़ हैं जो कि वीमेन के लिए काम करती हैं वो अपनी बातों को रख सके और उनका त्वरित इलाज हो सके। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें ये चैप्टर पढ़ाता है। अगर हम थोड़ा सा और भी बात करें, देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है हमारी, उसमें सोशल जो कंस्ट्रक्ट है वो विमेनहुड को एक तरह से खुद क्यूरेट करता है और एनफोर्स करता है, लेकिन उन फॉर्म में करता है जो कि खुद आदमी या फिर वहाँ पे जो मैन चाहिए वो वाला। सब वीमेन जो हैं इस मैडनेस को अपने रेजिस्टेंस, अब देखिए अगर वीमेन रेजिस्टेंस भी करती है, चाहे वो फैमिली में, चाहे वो परिवार के बाहर कहीं पे सोशल स्ट्रक्चर्स पे, या फिर जो है कहीं पे जैसे मतलब जैसे कहीं पे विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, तो उनको एक तरह से ये टैबू का नाम दिया जाता है वीमेन के लिए। उनको इवन यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि परिवार के अलावा जो है इनको कोई और काम है नहीं, या इसलिए जो है ये मैदान में इसलिए उतरते हैं। तो जबकि अब अगर मैं ये बात करें तो इसमें जो है हमें एक अर्जेंट नीड है एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने की, जो कि मतलब मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो कि वायलेंस को जो है विमेन के खिलाफ रोके। इसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होते हैं गवर्नमेंट के वो भी उनकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा मैटर देते हैं। इवन कई सारी स्टेट्स ने जो फ्री मोबिलिटी स्कीम्स जो चलाई हैं वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं उसमें। अगर उनकी हम बेसिक एक्सेस अगर इंश्योर करें इनकम की, या उनकी हाउसिंग की, या उनको लैंड ओनरशिप भी अगर हम दिलाएं, तो भी जो है विमेन की वायलेंस के खिलाफ या विमेन की मेंटल हेल्थ, विमेन की वायलेंस को कम किया जा सकता है और मेंटल हेल्थ को जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये जो है हमें मल्टी फैसेटेड अप्रोच जो है वो करने की ज़रूरत है, जिसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, उनकी इनकम के ऊपर ध्यान दें, उनकी सोसाइटी में किस तरीके के मतलब टेबूज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दें। अगर कोई अंधविश्वास अगर चल रहे हैं तो उनको साइंटिफिक रीजन से जो है दूर करने का प्रयास करें। आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है। हमने अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर लाया है तो उससे डेफिनेटली जो है अगर विमेन फोक्स अगर चुन के जाती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं हमारी आधी से ज़्यादा जनता को जो कि विमेन है, तो उस सिचुएशन में उनके लिए जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो विमेन के माइंडसेट के साथ बनेगी, और वो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी और वो मतलब इंटेलिजेंस से बनेगी और उनकी सेंसिटिविटी से बनेगी। अब हम चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है इंडियन ओशन रीजन। देखिए इंडियन ओशन रीजन में फ़िलहाल जो चल रहा है वो आपको पता है कि एक तो मालदीव्स की समस्या, मालदीव्स की समस्या जो है वो ये है कि भाई मालदीव्स के जो हैं अभी फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट मोइजू चुने गए हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के पास जाते जा रहे हैं। उन्होंने इवन इंडिया की जो वहाँ पे जो मिलिट्री ट्रुप्स थी करीबन 88 लोगों के आसपास, उनको भी वहाँ से हटाने के निर्देश दिए हैं, और चाइना से वो एक तरह से सॉफ्ट मिलिट्री डील की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो चाइना के साथ में जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी जो है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। तो चाइना के कहीं कहीं पास में वो जाते जा रहे हैं। हालांकि श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका ने इंडिया के लिए जो है वो ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाई है, और इंडिया ने भी जिस हिसाब से श्रीलंका की मदद करी थी उस समय जब श्रीलंका एक डेट क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उस समय जो है वो भी श्रीलंका ने इंडिया को अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रखा है। श्रीलंका ने अभी थोड़े दिनों पहले किसी भी फॉरेन वेसल्स को जो है वो हम उसके कंट्री के शोर्स के आसपास स्टेशन होने के लिए मना किया था, और ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसमें उसने इंडिया की हेल्प की थी। तो अगर मैं देखूँ तो इंडियन ओशियन को फिलहाल इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों की तरीके से देखा जा रहा है। जो पैसिफिक इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक इंडियन ओशियन एक नई तरीके का जो है वो अधिरूपण किया गया है, जिसमें कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशियन को एक तरह से साथ देखा जा रहा है। हर कोई समस्या जो कि पैसिफिक की हो या इंडियन ओशन की हो, वो दोनों को मिला करके पास में देखी जा रही है। उसके पीछे रीजन ये भी है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पैसिफिक के कई पार्ट्स हैं, जैसे साउथ चाइना सी वगैरह ये जो हैं, या ईस्ट चाइना सी या ईस्ट जापान या इनके साथ में जो है इसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं,
और उसमें यूनाइटेड स्टेट का भी काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के जो ट्रीटी अलाइज हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, इवन उसके जो रिलेशनशिप है ताइवान से, ये जो हैं, और फिलीपीन से, ये उसको जो है यूएस को एक एक्टर बनाते हैं उस पर्टिकुलर जोन में। और आपको पता होगा कि इंडिया जो है एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहता है इंडियन ओशियन में, और यूएस के साथ मिलकर के जो चाहे वो क्वाड की पार्टनरशिप हो, चाहे वो सप्लाई चेन डाइवर्जेंस हो, इसको मिला करके इंडिया जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी एडिफाइस क्रिएट करना चाहता है जहां पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिला करके देखा जाए। तो इसलिए जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन के ऊपर भी कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी फिलहाल पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को मिला करके देखता है। तो इंडियन ओशन को जो कि हमें थोड़ा सा ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने कहा है। और ये राजीव भाटिया साहब जो हैं एक डिस्टिंग्विश्ड फेलो रहे हैं और फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं। ये कहते हैं कि डेफिनेटली हमें पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है, लेकिन हमें इंडिविजुअली भी इंडियन ओशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मालदीव जिस हिसाब से कर रहा है या श्रीलंका जिस हिसाब से कर रहा है, इवन उन्होंने तो ये कहा कि अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत अच्छी बात हुई जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के और मॉरिशस ने, उन्होंने एक इनाग्रेशन किया एक नई एयर स्ट्रिप का। और ये एयर स्ट्रिप जो है वो उन्होंने अगलेगा जो आइलैंड्स हैं मॉरिशस में, वहाँ पे ये इंडिया की जो मिलिट्री एसेट्स हैं एटलीस्ट उनको भी वहाँ पे स्टेशन करने का एक रास्ता हो सकता है खोल दे। और जो मॉरिशस की जो एबिलिटी है, जो कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी जो कि हमारे एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन में चलती है मॉरिशस के, उनको भी कर्ब करने में काफ़ी सहायता चल सकती है। एक्सटेंडेड जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे चाहे वो पायरेसी हो, चाहे वो किसी शिप को पकड़ करके जो है उनका अपहरण करना हो, या फिर जो है कहीं ना कहीं ट्रेड को जो है बाधित करना हो, इन चीज़ों से लड़ने की भी जो है वो उसकी कैपेसिटी को, मॉरिशस की कैपेसिटी को इंडिया ने बढ़ाया है अगालेगा आइलैंड पे एक एयर स्ट्रिप क्रिएट करके। जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो हैं, जो कि मतलब आइलैंड नेशंस हैं, या नॉर्थन इंडियन ओशियन में जो कि अरबियन सी से लेकर के सुएज कैनाल पर हैं, वो भी फिलहाल जो हैं अभी एक्टिव जियोग्राफी बनी हुई हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर हूती रेबल जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। और हूती रेबल जब अटैक कर रहे हैं उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो ट्रेड सप्लाईज हैं वो अफेक्ट हुई हैं, और ट्रेड का जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस होते थे वो स्पाइक हुए हैं। और उनको जो ट्रांसपोर्ट है उनको अब एक बड़ा मतलब अफ्रीका के पूरा चक्कर लगा कर आना पड़ रहा है केप ऑफ गुड होप की उससे, तो उसकी वजह से उनका जो ट्रांजिट टाइम है वो भी बड़ा है। तो इसलिए एक नया जो है एक और नई जो समस्या खड़ी हो रही है वो चाइनीज़ नेवी का है। देखिए चाइना ने करीबन जो है वो अपने जो पोर्ट्स हैं वो चारों ओर खड़े करने की बात कर रहा है, चाहे वो जिबूती में हो, चाहे वो कयाकपू हो, चाहे वो ग्वादर हो, चाहे वो हम्बनतोता हो। ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चाइना एक तरह से इस पर्टिकुलर इंडियन ओशियन या फिर साउथ चाइना सी उसमें से अपने ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा पास करता है, इसलिए वो उनकी सुरक्षा करना तो चाहता है, लेकिन वो सुरक्षा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इंडियन जो इंटरेस्ट है उनको भी हैम्पर कर रहा है। तो इंडिया के साथ में जो कंटिन्यूस बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी जो चल रहा है वो हम अपने हिमालयन साइड में, तो वो भी एक बड़ा केस इन पॉइंट है जो कि मतलब चाइना की इंडिया के साथ में जो समस्या है उसको निरूपित करता है। इंडिया जो है उसने एक बहुत ही मतलब चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, उनको भी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की इस मतलब जो है पार्टनरशिप उसमें खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से एक ग्रेटर कोएलिशन क्रिएट किया जा सके जो कि जो है इंडिया को काफ़ी हेल्प कर सके इस रीजन में। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में भी जो है वो सहायता जो है अपनी स्ट्रेटेजिक नॉन सिक्योर जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसको जो है इंडिया को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो इंडिया के पास जो दो एसोसिएशंस हैं, एक तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और एक जो है वो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इनको कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव करने की जरूरत है। इंडिया जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ में एक ग्रुप का निर्माण और कर सकता है, जो कि राजीव भाटिया साहब कह रहे हैं कि इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जो है वो इंस्टीट्यूशन इंडिया खड़ा कर सकता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन उस मतलब जो ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप में 4 नेशन जो कि इंडिया के पड़ोसी जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, और 4 आइलैंड स्टेट जिसमें मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर, इनको जो है वो शामिल किया जा सकता है। और इंडियन ओशियन को एक बहुत अच्छा मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल या वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी जो कि वाटर बेस्ड इकोनॉमी होती है उसको बढ़ावा देने की बात की जा सकती है।
तो ये जो है उसमें भी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल को अगर मालदीव चाहे तो ये 9th सीट उस मालदीव के लिए भी जो है सिक्योर की जा सकती है। तो इवन जब आप इंडियन ओशन के बारे में कोई भी डायमेंशन सोचते हैं या क्वेश्चन का आंसर सोचते हैं तो आप उसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें ये कंट्रीज जो मैंने बताए और उसमें मालदीव का क्या रोल हो सकता है उसको भी आप जो है बता सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग जो सीजन है वो हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं अभी थोड़ी ऐसा बताया जा रहा है कि वो उसके एविडेंस शो हो रहे हैं कि ये जो है कई स्टेट्स में डिसअपियर हो रही है। स्प्रिंग सीजन जो है जस्ट आफ्टर जो विंटर एंड होती है और समर स्टार्ट होने के पहले जो है आती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। तो इंक्रीज्ड वार्मिंग हो रही है दिसंबर और फरवरी के बीच में भी। जो इंक्रीज्ड वार्मिंग है नॉट ओनली हमारी वाटर टेबल के लिए जो है वो कहीं ना कहीं समस्या आती है, क्योंकि एक तो जब विंटर की अगर ड्यूरेशन घटेगी तो जो बर्फ़ पड़नी चाहिए, जो विंटर पड़नी चाहिए, वो उसकी मात्रा कम होगी। और आपको पता है जो हमारी हिमालयन बेस्ड रिवर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बर्फ़ पड़ती है उसके द्वारा ही फेडअप होती हैं। तो जो पेरेनियल रिवर हैं अगर उनमें वाटर की कैपेसिटी कम होती है तो फिर इरिगेशन का पोटेंशियल हमारे कंट्री के लिए कम होता है। जब विंटर की अगर ड्यूरेशन कम होती है या स्प्रिंग की ड्यूरेशन कम होती है और डायरेक्ट अगर समर स्टार्ट हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वाटर डिमांड जो है वो बढ़ती है, स्पेशली सिटी और अर्बन एरियाज़ की जहाँ पे कंक्रीटाइजेशन भी है और वार्मथ की ज़रूरत जो अगर वार्म महीने में है तो वो वहाँ पे कोल्ड की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हमारे कई सारे जो सिटीज़ हैं, स्पेशली आपने भी बेंगलुरु क्राइसिस देखा होगा, तो वाटर की समस्याएं जो हैं वहाँ पे ज़्यादा झेल रहे हैं। तो उन्होंने जो है 50 साल का एक एनालिसिस किया मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का और उसमें कहा कि रिलेटिवली जो बिनाइन वेदर जो है अभी फ़िलहाल हम जनवरी में जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि करीबन करीबन मंथली जो एवरेज टेम्परेचर था 33 स्टेट्स के लिए यूनियन टेरिटरीज में, उसमें 1970 से लेकर के अब तक जो है ये देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे सामने आ रहा है। सारे स्टेट्स के लिए जो रेट ऑफ वार्मिंग है वो कंपेयर की गई 3 महीने के मेट्रोलॉजिकल सीजन से, चाहे वो दिसंबर हो, जनवरी और फरवरी, और उसमें जो है जैसे हमारे दिसंबर जनवरी फरवरी को हम विंटर मानते हैं उनके लिए। और उन्होंने कहा कि सभी रीजन्स ने एक नेट वार्मिंग जो है उसमें देखी है। जैसे दिल्ली में उन्होंने बताया कि करीबन 0.2%, और विंटर में उसने कहा कि करीबन करीबन जो है फास्टेस्ट वार्मिंग सीजन रहा है 12 में जो 34 स्टेट्स हैं उसमें। तो ये जो मैंने आपको बताया कि क्यों है, तो देखिए ये जीएस का जो ज्योग्राफी का भी सेक्शन उससे पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो क्यों कम हुआ है और उसके वजह से जो है क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अगर हम वार्मिंग रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में जो आई हैं, और उसमें वार्मिंग जो करीबन करीबन 2.5 डिग्री के आसपास 2.6 डिग्री हायर था करीबन करीबन, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इवन राजस्थान जो है उसको तो वाटर क्राइसिस ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो इन स्टेट्स के लिए जो है एक समस्या खड़ी हो सकती है। इवन कई सारे स्टेट्स जिसमें कि 2 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर देखा गया, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग जो है हमारे कंट्री से, स्प्रिंग की जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है। तो मेट्रोलॉजिस्ट ने है इसकी वार्मिंग का जो एक कारण बताया, साउदर्न इंडिया में उन्होंने वार्मिंग का एक कारण बताया और कहा कि जो लैक ऑफ रेनफॉल है, क्या क्या रीजन है, एक तो जैसे वार्मिंग हो रही है साउदर्न इंडिया में, दूसरा रेनफॉल का लैक हो रहा है नॉर्थन में, या तो चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो आते थे या जेट स्ट्रीम्स आती थी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो जेट स्ट्रीम उनकी वजह से जो मतलब बारिश होती थी उसमें भी जो है कहीं ना कहीं अब समस्याओं का सामना करना पड़ा है और वो कम हुई हैं। तो जब बारिश कम होगी विंटर के मंथ में तो अपने आप जो है वार्मथ इंक्रीज होगी, या मतलब जल्दी जो है वो समर आने के चांसेस होंगे स्प्रिंग के कम। तीसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो है जो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉपरली अभी चल रही है उसका भी एक बड़ा रीजन है कि वो भी कहीं ना कहीं इस स्प्रिंग सीजन को जो है सामने ला रही है, जो कि डिसअपियर होता जा रहा है। तो आज हमने इस मुद्दों के ऊपर चर्चा करी। आप हमें कोई भी फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई हम कौन से चेंजेस कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर हमसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी और भी स्ट्रेंथ आती है हमें और भी अच्छे वीडियोज़ लाने की। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन लाइक द बटन and subscribe the channel. Thank you.